संचारकर्मी मित्रगण सभी को मैं नेपाल भारत सहयोग मंच की तरफ से हार्दिक अभिवादन करता हूं। मैं अमरेंद्र तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार, मीडिया फॉर बॉर्डर हार्मनी के अमरेंद्र तिवारी का आभारी हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम में मुझे सहभागी कराया। सबसे पहले आयोजक वर्ग को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आज के इस 66वें स्थापना दिवस पर बिहार खादी ग्रामोद्योग संघ के कार्यक्रम में मुझे सहभागी कराया और सबसे पहले मैं बिहार खादी ग्रामोद्योग संघ को 66वें स्थापना दिवस की शुभकामना देता हूं और भारत के अमृत महोत्सव की भी शुभकामना देता हूं। मैं इस अमृत महोत्सव पर खास करके नेपाल भारत सहयोग मंच की तरफ से भारत के महामहिम राष्ट्रपति, सम्मानीय प्रधानमंत्री और भारत की जनता का अभिनंदन करता हूं, शुभकामना देता हूं। भारत की उत्तरोत्तर प्रगति हो, भारत विश्व में सिरमौर बने, मेरी हार्दिक मंगलमय शुभकामना है। भारत की आज़ादी और खादी दोनों का अटूट संबंध रहा है। पूर्व वक्ताओं ने खादी के बारे में बहुत कुछ बोला, मैं ज़्यादा तो नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन मैं इतना जरूर बोलूँगा, खादी वस्त्र जो है एक जमाने में राजनीतिक व्यक्ति तक ही सीमित था और इसका प्रभाव नेपाल में था। नेपाल के राजनीतिक व्यक्ति भी खादी वस्त्र का प्रयोग करते थे। हमारे वीरगंज में भी कोई ज़माने में खादी का शोरूम हुआ करता था और समय सापेक्ष वो लुप्त होता गया। अभी भारत के वर्तमान सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब कार्यभार संभाला तो खादी को एक नया रूप और विश्व के अंदर में एक खादी की अलग पहचान बनाई। आज युवा वर्ग भी खादी का प्रयोग करने लगे हैं। खादी के अंदर काफ़ी वैरायटी के वस्त्र भी बनने लगे हैं और खादी वस्त्र धारण से कई फायदे हैं। मैं खास करके 2 फायदों के बारे में जानकारी कराना चाहता हूँ। वैसे तो आज का सोशल मीडिया का ज़माना है, उतना प्रचार प्रसार नहीं हो रहा, लेकिन प्रचार प्रसार की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। खादी वस्त्र अहिंसा व शिष्टता का प्रतीक है। अगर कोई खादी वस्त्र धारण करता है तो एक मनोवैज्ञानिक रूप में अपने आप को शांति महसूस करता है और खादी वस्त्र हर एक मौसम में अनुकूल है। एक तरह से उसे एयर कंडीशन वस्त्र भी कर सकते हैं। गर्मी में ठंडा रहता है और सर्दी में गर्म रहता है। तो भारत के प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी ने मेक इन इंडिया प्रोग्राम जो लाया, उसके अंदर में खादी का प्रचार प्रसार कुछ बड़ा है और मैं एक उद्योगी व्यवसाय हूँ और खादी की मार्केटिंग के लिए मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ। यहाँ पर मंच पर माननीय मंत्री जी, पूर्व मंत्री जी, विधायकगण, सांसदगण बैठे हुए हैं। अगर स्कूल कॉलेज के जो सरकारी स्कूल और कॉलेज है उसके अंदर में विद्यार्थी वर्ग और शिक्षक वर्ग को अगर अनिवार्य रूप से खादी वस्त्र धारण करने दिया जाए, कि अगर प्लानिंग की जाए तो कम से कम मेरे ख्याल से खरबों का व्यापार होगा और लाखों युवाओं को रोजगारी भी मिलेगी। मैं नेपाल भारत सहयोग मंच की तरफ से आप सभी को इस खादी ग्रामोद्योग संघ के महोत्सव को बधाई भी देना चाहता हूं और हमारे नेपाल भारत सहयोग मंच का अभी 25 वर्ष जयंती वर्ष भी चल रहा है। मैं इस मौके पर नेपाल भारत संबंध के बारे में थोड़ी सी छोटी चर्चा करना चाहूँगा। नेपाल भारत के संबंध अटूट है। दोनों देशों के बीच में अगर 3C फार्मूला अगर लगाया जाए तो दोनों देशों के संबंध और ज़्यादा मजबूत होंगे। वो 3C फार्मूला क्या है? कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन एंड कोऑपरेशन। कनेक्टिविटी के अंदर में दोनों देशों के संबंध में कनेक्टिविटी का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जितनी ज़्यादा कनेक्टिविटी दोनों देशों के बीच में बढ़ेगी उतने ज़्यादा संबंध मजबूत होंगे। भारत और नेपाल के बीच काफ़ी बड़ा व्यापार और आवागमन है। वैसे तो नेपाल का व्यापार घाटा 8 गुना है भारत से, फिर भी कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उदाहरण के लिए नेपाल से काफ़ी लोग भारत अध्ययन के लिए, धार्मिक कार्य के लिए, व्यापार के लिए, पर्यटन के लिए, शादी विवाह में, संबंध रिश्तेदारी में, उपचार के लिए आते हैं। लेकिन जो कनेक्टिविटी होनी चाहिए वो डायरेक्ट कनेक्टिविटी बहुत कम है। लंबी दूरी का सफ़र करना पड़ता है। ये जो अमृत महोत्सव चल रहा है उसके उपलक्ष्य में अगर रक्सौल से महानगर तक के लिए डायरेक्ट सुपरफास्ट ट्रेनें चालू की जाए तो बहुत बड़ा दोनों देशों के सीमा के लोगों को लाभ होगा। रक्सौल में काफ़ी पुराना एयरपोर्ट है, उसको विस्तार करके फ्लाइट भी चालू की जा सकती है। किसी ज़माने में रक्सौल से भागलपुर, पटना, वाराणसी, कोलकाता की फ्लाइट भी चलती थी।
उसको पुनः सुचारू किया जा सकता है। एयरपोर्ट के पूरे संचालन के लिए भारत सरकार द्वारा स्वीकृति भी दी जा चुकी है, लेकिन बिहार सरकार द्वारा जमीन अधिग्रहण नहीं की जा सकी है। मैं बिहार सरकार से अनुरोध करूंगा कि जल्द से जल्द अगर ज़मीन उपलब्ध करा दें तो एयरपोर्ट का काम आगे बढ़ेगा। रक्सौल रेलवे का ओवरब्रिज भी काफ़ी दिनों से लंबित पड़ा हुआ है। अगर रक्सौल रेलवे के ऊपर में ओवरब्रिज बन जाए तो दोनों देशों के सीमा के लोगों को बहुत बड़े जाम से मुक्ति मिल सकती है। अब कम्युनिकेशन के बारे में रखना चाहूँगा। दोनों के बीच में कई बार गलतफहमी हो जाती है, जिसकी वजह से संबंधों में खटास भी आते हैं। अतः दोनों देशों के बीच में संबंध सुमधुर करने के लिए कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। सीमा के लोगों के साथ में, नागरिक समाज के साथ में कंटिन्यू वार्ता हो, संवाद हो, मीडिया के साथ में संवाद हो, राजनीतिक व्यक्ति के साथ में संवाद हो, तो ये कम्युनिकेशन भी गैप करना बहुत ज़रूरी है। कोऑपरेशन के लिए मैं भारत सरकार को साधुवाद देना चाहूँगा। भारत सरकार नेपाल के लिए हमेशा सहयोग में, चाहे वो महाभूकंप हो चाहे कोविड के समय में, सहयोग के लिए खड़ा रहता है और दोनों देश एक दूसरे के लिए सहयोग के लिए तत्पर रहते हैं। अंत में एक और सुझाव देना चाहूँगा। यहाँ पर माननीय सांसद जी हैं, पूर्व मंत्री जी भी हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री सम्मानीय अटल बिहारी वाजपेयी ने रक्सौल के लिए 3 घोषणाएं की थी और वो तीनों घोषणाएं ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है। रक्सौल हाजीपुर रेलवे लाइन, रक्सौल रेलवे को मॉडल स्टेशन में परिवर्तन करना और रक्सौल को मॉडल टाउन में परिवर्तन करना, ये तीनों घोषणाएं सामान्य पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की घोषणा थी। अगर उसको कार्य रूप देने के लिए मैं आप सभी से हार्दिक अनुरोध करता हूँ। अंत में मैं पुनः, आपने इस कार्यक्रम में मुझे सम्मान किया, मुझे आह्वान किया, मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से और नेपाल भारत सहयोग मंच परिवार की तरफ से आप सभी को शुभकामना देता हूँ। अंत में अपनी वाणी विराम करता हूँ। नमस्कार। अमर रहे।